इनकम टैक्स एक्ट 1961। सोचा जाए तो इंडिया की शायद ही कोई और लीगल किताब होगी जिसे लोगों ने इतना पढ़ा है और सच कहूं तो उतना ही कम समझा भी है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे डाइव करते हैं। आज हम इस पूरी की पूरी किताब को एक बहुत ही सिंपल लॉजिकल मैप में डिकोड करने वाले हैं। देखिए, इसका हर चैप्टर एक खास काम करता है और एक बार आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया ना, तो सब कुछ एक पजल के पीसेस की तरह अपनी जगह पर आसानी से फिट होने लगता है। लेकिन एक सेकंड, पहले इसका स्केल तो देखिए। पूरा का पूरा एक्ट 298 सेक्शंस, 14 शेड्यूल्स और लिटरली हजारों अमेंडमेंट से भरा पड़ा है। बाहर से देखने पर यह किसी लीगल जंगल जैसा लगता है, राइट? पर टेंशन मत लीजिए, आज हम इसी जंगल को मैप आउट करेंगे ताकि इसका हर एक रास्ता आपके लिए बिल्कुल साफ हो जाए। तो आज का हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा। पहला, डेफिनेशंस ऑफ स्कोप। दूसरा, सैलरी सिनेरियोज। तीसरा, बिजनेस एक्सपेंसेस। और आखिर में शेड्यूल्स का एक ओवरव्यू। बस लेट्स बिगिन। पर एक्ट के अंदर घुसने से पहले एक क्विक फ्लैशबैक लेते हैं। ये फ्रेमवर्क 1961 में लाया गया था। फिर 2009 में डायरेक्ट टैक्स कोड बिल लाकर इसे बदलने की बड़ी कोशिश हुई। 2017 में एक और अटेम्प्ट हुआ और अभी रिसेंटली 2024 में नए रूल्स बनाने के लिए एक टास्क फोर्स भी फॉर्म की गई है। लेकिन फैक्ट ये है कि लगातार बदलावों की कोशिशों के बाद भी आज 63 साल पुराना यही फ्रेमवर्क हर टैक्स पेयर की फाइनेंशियल रियलिटी तय कर रहा है। क्रेजी है ना? तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, डेफिनेशंस और स्कोप। अब आप सोचेंगे कि इनकम टैक्स की नज़र में एक व्यक्ति या पर्सन आखिर होता कौन है? तो सेक्शन 2 इसको बहुत क्लियर करता है कि टैक्स सिर्फ आम इंसानों पर नहीं लगता। एक पर्सन की इस लीगल डेफिनेशन में एक इंडिविजुअल तो है ही, पर साथ ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और यहाँ तक कि एक लोकल अथॉरिटी भी आती है। यानी जो भी लीगल एंटिटी इस बाउंड्री के अंदर आई, उस पर टैक्स लगना तय है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 और 5 की तरफ, जो असल में टैक्स का दायरा सेट करते हैं। सेक्शन 4 हर साल फाइनेंस एक्ट को पावर देता है कि आप टैक्स रेट्स तय कीजिए, और सेक्शन 5 ये बताता है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करेगा कि आपकी कौन सी इनकम टैक्स के दायरे में आएगी। जैसे अगर कोई रेजिडेंट है तो उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होगी, लेकिन अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ इंडिया से कमाई गई इनकम पर ही टैक्स लगेगा। और हाँ, इन्हीं के साथ आता है सेक्शन 14, जहां एक्सप्लिसिटली 5 अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम डिक्लेयर किए गए हैं। अब आते हैं अपने दूसरे और सबसे रिलेटेबल हिस्से पर, सैलरी सिनेरियोज। जब भी रियल वर्ल्ड सैलरी डिडक्शन की बात होती है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का नाम सबसे पहले आता है, जो कि सेक्शन 16 में लिखा है। अभी के टाइम में ये इसलिए बहुत क्रूशल है क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में ये छूट 50,000 रुपए की मिलती है, लेकिन नई टैक्स रिजीम में ये 75,000 रुपए हो चुकी है। तो कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय जब अपनी टैक्स प्लानिंग करता है तो इन दोनों रिजीम्स का ये कंपैरिजन उसकी प्लानिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। लेकिन देखिए, सैलरी सिर्फ वो कैश नहीं है जो बैंक अकाउंट में हिट करता है। सेक्शन 17 में एक कॉन्सेप्ट है परक्विजिट्स का, या आसान भाषा में कहूं तो नॉन कैश बेनिफिट्स। ये कॉन्सेप्ट लोगों को काफी कंफ्यूज करता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने एम्प्लॉय को रहने के लिए एक फ्री अपार्टमेंट या चलाने के लिए एक गाड़ी दे दी। अब ये फ्री लगता जरूर है, पर टैक्स के लिए मुफ्त होता नहीं है। इसकी एक स्पेसिफिक टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, जिसे यहाँ हमने एक्स से दिखाया है, और फिर इस वैल्यू को टोटल सैलरी में जोड़कर उस पर टैक्स लगाया जाता है। चलिए एक और बहुत ही प्रैक्टिकल सिनारियो लेते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, यानी आपका HRA। सेक्शन 1030 ने इसके एग्जेम्पशन का रूल बताता है, और ये कंप्लीटली 3 स्टेप्स की मैथ पर बेस्ड है। रूल कहता है कि इन 3 कैलकुलेशंस में से जो अमाउंट सबसे कम आएगा वही टैक्स फ्री माना जाएगा। पहला, आपको एक्चुअल में कितना HRA मिला। दूसरा, बेसिक सैलरी का 50% या 40%, डिपेंड करता है आप मेट्रो में हैं या नॉन मेट्रो में। और तीसरा, एक्चुअल रेंट में से बेसिक सैलरी का 10% घटा दीजिए। एक रेंटेड फ्लैट आपका कितना टैक्स बचा सकता है? ये सिंपल स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन उसको एकदम क्लियर कर देता है। इसके बाद आता है लीव ट्रैवल अलाउंस, यानी LTA। इसका जिक्र सेक्शन 10(5) में मिलता है और इसकी बाउंड्रीज जानना बहुत जरूरी है। LTA 4 साल के एक ब्लॉक में सिर्फ 2 जर्नीज को टैक्स फ्री करता है, और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए है, यानी इंडिया के अंदर घूमने पर ही लागू होगा। एक और मिसकंसेप्शन जो यहाँ दूर करना चाहिए वो ये कि इसमें सिर्फ आपकी फ्लाइट्स या ट्रेन्स का एक्चुअल टिकट कॉस्ट कवर होता है। अगर सोचा जाए कि होटल का स्टे या वहाँ का खाना पीना भी अलाउ हो जाएगा, तो नहीं, वो इस डिडक्शन में शामिल नहीं होता। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रीकैप कर लेते हैं कि इस कॉर्पोरेट सैलरी चैप्टर से हमने क्या की टेक अवेज निकालें।
पहला, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपके चुने हुए रेजीम पर डिपेंड करता है। दूसरा, नॉन कैश बेनिफिट्स यानी परक्विजिट्स को एज अ सैलरी ही ट्रीट किया जाता है। और तीसरा, एचआरए जैसी एग्जेम्पशंस डायरेक्ट टैक्स कम नहीं करती, उनके पीछे एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स होती है जिसे फॉलो करना जरूरी है। तीसरा हिस्सा बिजनेस एक्सपेंसेस। यहाँ एंटरप्रेन्योरियल साइड थोड़ी अलग तरीके से काम करती है। सेक्शन 30 से लेकर 37 तक हमें उन खर्चों की पूरी लिस्ट मिलती है जो एक बिजनेस लीगल तरीके से अपनी रेवेन्यू से डिडक्ट कर सकता है ताकि उसका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो सके। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 30 कहता है ऑफिस का रेंट डिडक्ट कर लो। सेक्शन 31 रिपेयर्स और मेंटेनेंस की बात करता है। सेक्शन 32 में एसेट्स का डेप्रिसिएशन आता है और सेक्शन 35 में आते हैं साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे। इसके अलावा स्टाफ की सैलरी, मार्केटिंग का खर्चा और यहां तक कि डूबा हुआ पैसा यानी बैड डेट्स भी बिजनेस एक्सपेंसेस के तौर पर अलाउ होते हैं। अब ये सेक्शन 32 का डिप्रिसिएशन आखिर काम कैसे करता है? ध्यान दीजिए कि हर एसेट एक ही स्पीड से पुराना नहीं होता है। एक सॉलिड फिजिकल ऑफिस बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन रेट सिर्फ 10% है। बिजनेस में चलने वाली कार के लिए ये 15% है। लेकिन जरा एक कंप्यूटर को देखिए, इसका रेट सीधा 60% है। इसका मतलब सिंपल है, टेक्नोलॉजी के ज़माने में लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स बहुत तेज़ी से आउटडेटेड हो जाते हैं, इसीलिए इन पर टैक्स की छूट जल्दी और ज़्यादा मिलती है। वही बिजनेस टैक्स में एक बहुत ही पावरफुल और वाइडली यूज होने वाला प्रोविजन है, सेक्शन 37। ये कोड साफ साफ कहता है कि कोई भी ऐसा खर्चा जो होली एंड एक्सक्लूसिवली यानी पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशन के मकसद से किया गया है, वो डिडक्शन में अलाउ किया जाएगा। ये एक जनरल अम्ब्रेला रूल है जो उन खर्चों को कवर कर लेता है जिनका जिक्र बाकी सेक्शंस में एक्सप्लिसिटली नहीं है। शर्त एक ही है, खर्चा स्ट्रिक्टली बिजनेस चलाने के लिए होना चाहिए। पर यहाँ एक रेड फ्लैग भी है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए सेक्शन 40A3 कैश पेमेंट्स पर शिकंजा कसता है। अगर एक बिजनेस किसी एक दिन में किसी एक एंटिटी को 10,000 रुपये से ज्यादा का कैश पेमेंट करता है तो उस खर्चे को टैक्स डिडक्शन के रूप में स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं किया जाता। यानी एक छोटी सी गलती और आपको भारी पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो एज अ बिजनेस ओनर इस सेक्शन का निचोड़ क्या निकलता है? एक क्लियर फॉर्मूला, टोटल रेवेन्यू में से सिर्फ और सिर्फ अलाउड और लीगल एक्सपेंसेस माइनस करने पर ही आपका टैक्सेबल प्रॉफिट निकलता है। एसेट्स की डिप्रिसिएशन रेट्स अलग अलग होते हैं तो उनकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। और सबसे बड़ा लेसन, बड़े कैश ट्रांजैक्शन से बचिए क्योंकि वहां स्ट्रिक्ट लिमिट्स लागू हैं। सच बात तो यह है कि एक प्रॉपर अकाउंटिंग टैक्स लायबिलिटी में आसमान जमीन का फर्क ला सकती है। अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, स्केड्यूल्स ओवरव्यू। जब आप मेन सेक्शंस पढ़ रहे होते हैं और वहां किसी बहुत ही माइन्यूट या ग्रैन्युलर डिटेल की जरूरत पड़ती है तो ये एक्ट आपको सीधा इन शेड्यूल्स की तरफ इशारा करता है। ये एसेंशियली सप्लीमेंट्री अपेंडिसेस हैं। जैसे शेड्यूल 1 में टैक्स रेट्स की पूरी टेबल होती है जिसे फाइनेंस एक्ट हर साल अपडेट करता है। शेड्यूल 2 में टीडीएस रिकवरी का प्रोसीजर मिल जाएगा। शेड्यूल 7 आपको उन डोनेशंस की डिटेल देगा जहां सेक्शन 80G में 100% डिडक्शन मिलता है। और शेड्यूल 11 स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस को कवर करता है। ये साबित करता है कि ये किताब बस सेक्शंस का ढेर नहीं है बल्कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और इंटरकनेक्टेड मशीनरी है। तो इनकम टैक्स के इस पूरे मैप को समझने के बाद चलिए इस एक्सप्लेनर को एक प्रोवोक करने वाले सवाल पर खत्म करते हैं। सोचा है कभी कि क्या एक नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी एनआरआई को भी एग्जैक्टली वैसा ही टैक्स देना पड़ता है जैसा एक रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट यानी आरएनओआर देता है? रेजिडेंशियल स्टेटस इनकम को इवैल्यूएट करने के बिल्कुल अलग रास्ते खोलता है और यही छोटे छोटे डिफरेंसेस टैक्स की दुनिया का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग हिस्सा हैं। यही सवाल आगे आने वाले विश्लेषण का फाउंडेशन बनेगा। खैर, उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने इस मैसिव लीगल जंगल को आपके लिए थोड़ा आसान जरूर बना दिया होगा।